मैं हर सुबह 6 बजे जाग जाती थी। यह एक ऐसी आदत थी जिसे मैं छोड़ नहीं पा रही थी, भले ही अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे पति कहा करते थे कि दुनिया उन लोगों की है जो जल्दी उठते हैं। एक समय था जब मैं उनकी बात पर यकीन करती थी। अब सुबह मुझे केवल ये याद दिलाती थी कि मैं अभी भी यहाँ हूँ और वह नहीं। बिस्तर हर साल बड़ा महसूस होने लगा था और घर की खामोशी किसी भी कंबल से ज्यादा भारी थी। जब थॉमस की मृत्यु हुई तो लोग फूल और खाना लेकर आए। उन्होंने ऐसी दयालु बातें कहीं जो मुझे अब याद भी नहीं। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। हर किसी के पास लौटने के लिए अपनी जिंदगी होती है। मेरे पास दरवाजे के पास उनका पुराना कोट, कुर्सी के नीचे उनकी चप्पलें और एक ऐसा दिल रह गया था जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके बिना धड़कना कैसे जारी रखा जाए। मैंने अपने दिनों को छोटे छोटे नियमों से भर लिया। हर सुबह मैं ठीक 8 बजे दुकान तक पैदल जाती। मैं वही ब्रेड और दूध खरीदती। पैसे होने के बावजूद मैं चीज़ों की कीमतें चेक करती। इससे मुझे कुछ करने को, कुछ परवाह करने को मिल जाता था। सालों के साथ मेरी गली के लोग बदल गए। युवा चले गए, बुजुर्ग गुजर गए। नए परिवार अपनी शोर मचाती कारों और अजीब आदतों के साथ आए। वे गलत तरीके से गाड़ी पार्क करते, देर रात तक संगीत बजाते और अपना कचरा बाहर छोड़ देते। मैंने खुद से कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हर चीज़ पर गौर करती थी। कुछ लोग मुझे कठोर कहते थे, लेकिन मैं खुद के लिए सावधान शब्द पसंद करती थी। मेरी जिंदगी शांत दिनचर्या की एक लंबी सूची बन गई थी। सोमवार कपड़े धोने के लिए, मंगलवार खिड़कियां साफ करने के लिए, बुधवार बिल भरने के लिए। मैं केवल दुकान के कैशियर से बात करती और कभी-कभी उस बिल्ली से जो मेरे पिछले गेट के पास सोती थी। मैं खुद से कहती थी कि मैं ठीक हूँ। लोग खुशी के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ढूंढते हैं, बल्कि यह वो है जिसकी आप उम्मीद करना छोड़ देते हैं। नए पड़ोसी और बदलाव की आहट। फिर नवंबर की एक सर्द सुबह, बगल के घर में एक सामान ढोने वाला ट्रक आया। मैं खिड़की के पास अपनी चाय पकड़े खड़ी थी जब मैंने उन्हें देखा। एक चांदी के रंग की कार से एक छोटा परिवार बाहर निकला। आदमी उलझन में लग रहा था, औरत ने गोद में एक बच्चा लिया हुआ था और 2 छोटी लड़कियां चिल्लाती हुई इधर-उधर भाग रही थीं। मैंने आह भरी, नई लोग मतलब नई परेशानियां। मैंने खुद से कहा कि उनसे दूर ही रहूंगी। फिर भी मैं उन्हें खिड़की से देखती रही। वे अनाड़ी और शोर करने वाले थे। उस आदमी ने एक डिब्बा गिरा दिया और उनमें से एक लड़की इतनी जोर से हंसी कि मेरी चाय छलक गई। वे बहुत जीवंत लग रहे थे। मुझे उनकी उस जीवंतता से नफरत महसूस हुई। उस रात मैं दीवार के पार से उनकी हंसी सुन सकती थी। सालों हो गए थे जब मेरे घर ने हंसी सुनी थी। मैंने आवाज़ दबाने के लिए टेलीविज़न तेज कर दिया। अगले दिन मैं रास्ता साफ करने बाहर गई। यह मैं हमेशा नाश्ते के बाद करती थी। पड़ोस की छोटी लड़की ने मुझे देखकर हाथ हिलाया। उसके 2 दांत टूटे हुए थे और उसके बाल बेतरतीब थे। मैं उसे अनदेखा करना चाहती थी, लेकिन उसने फिर से हाथ हिलाया। मैंने बस थोड़ा सा सिर हिला दिया। उसके लिए इतना ही काफ़ी था। वह ऐसे मुस्कुराई जैसे उसके पूरे दिन की सबसे अच्छी बात यही थी। बाद में उस हफ्ते मैंने देखा कि पड़ोस वाली महिला सारा अपनी कार के पंक्चर टायर से जूझ रही थी। मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। मैंने खुद से कहा कि यह मेरा काम नहीं है, लेकिन वह लाचार लग रही थी। मुझे याद आया कि थॉमस बिना पूछे चीज़ें ठीक कर दिया करते थे। उन्होंने उसकी मदद की होती। उनके बारे में सोचकर मुझे फिर से गुस्सा आया, लेकिन मेरा दिमाग कुछ सोचने से पहले ही मेरे हाथ चलने लगे। मैंने कोट पहना और बाहर चली गई। जब मैंने उससे बात की तो वह हैरान रह गई। उसने मुझे कई बार धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि यह कुछ नहीं था, लेकिन अंदर से यह कुछ नहीं जैसा नहीं लग रहा था। रिश्तों की नई डोर। उसके बाद सारा हर सुबह मुझे नमस्ते करने लगी। उसका नाम सारा था, पति का नाम लियो और लड़कियों का नाम अन्ना और लिली। मुझे ये नाम इत्तेफाक से पता चले, मैंने पूछा नहीं था। मैंने खुद से कहा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है,
लेकिन मैं गौर करने लगी कि वे कब जाते हैं और कब वापस आते हैं। मैंने देखा कि लड़कियां आंगन में कैसे खेलती हैं और जमीन पर चाक से चित्र बनाती हैं। मुझे याद आया कि कैसे थॉमस कभी बच्चे होने की बात करते थे। हमारे कभी बच्चे नहीं हुए, जिंदगी की कुछ और ही योजनाएं थीं। एक शाम मुझे अपने दरवाजे के नीचे सरकाया गया एक छोटा सा चित्र मिला। वह मेरा और एक बिल्ली का चित्र था। उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, हमारी दयालु पड़ोसन के लिए। मैं खुद को रोकने से पहले ही मुस्कुरा दी। हफ्तों बीत गए और सर्दी और बढ़ गई। थॉमस की कमी मुझे और खलने लगी। मैंने महीनों पहले एक योजना बनाई थी, शांत और सरल। मैं भी उनके पास चली जाऊंगी। मैंने पत्र भी लिख लिए थे। मैं हर रात इसके बारे में सोचती, लेकिन हमेशा कोई न कोई चीज मुझे रोक देती। पड़ोस के बच्चों का शोर, जब वे मेरे लिए सूप लाते तो दरवाजे पर दस्तक, या उनके आधे टूटे हुए स्नोमैन का नज़ारा। ये छोटी छोटी चीजें उन धागों की तरह थीं जिन्होंने मुझे पूरी तरह बहने से रोक रखा था। एक दोपहर सारा मेरे पास आई। उसने बताया कि उसका पति अस्पताल में है और उसे कुछ घंटों के लिए लड़कियों की देखभाल करने वाले की ज़रूरत है। मेरा पहला विचार था, नहीं, मैं अपना ख्याल नहीं रख पाती तो किसी और का क्या रखूंगी। लेकिन वह थकी हुई लग रही थी और मैं मना नहीं कर पाई। लड़कियों ने घर को शोर से भर दिया। उन्होंने हर चीज को छुआ, सवाल पूछे और कागजों पर दिल बनाए। मैंने उन्हें ढेर सारी चीनी वाली चाय पिलाई और उन्होंने कहा कि यह परफेक्ट है। जब सारा वापस आई तो उसने मुझे गले लगाया और कहा कि मैं कमाल की हूँ। उस रात मुझे अपना घर अलग लगा, जरा गर्म। लड़कियों ने अपने चित्र मेज पर छोड़ दिए थे। एक चित्र में 2 दरवाजों वाला घर था। एक तरफ उनका परिवार था और दूसरी तरफ सफ़ेद बालों वाली एक मुस्कुराती हुई महिला। मैंने सालों से कुछ नहीं बनाया था, लेकिन मैंने एक पेन लिया और उस महिला के पास अपना नाम लिख दिया। मैंने अपना अलविदा वाला पत्र फाड़कर दराज में रख दिया। पहली बार मुझे उसे पूरा करने की इच्छा नहीं हुई। एक नया उद्देश्य। वसंत आया और मेरी जिंदगी में भी रोशनी आने लगी। मैंने थॉमस के पुराने रेडियो को ठीक किया, बगीचे में फूल लगाए और पड़ोसियों से बात करना शुरू किया। जब नगर निगम ने गली के पुराने बलूत ओक के पेड़ को काटने का फैसला किया, तो मैंने उसके विरोध में अखबार को पत्र लिखा। मेरा पत्र छपा और पेड़ बच गया। लड़कियों ने मुझे हीरो कहा। भले ही थॉमस की कमी हमेशा रहेगी, लेकिन अब मुझे उन लड़कियों और सारा की आवाज़ की भी कमी खलती थी। यह एक शांत उम्मीद थी। मैंने अपनी अलमारी से पुराने विदाई के पत्र हटा दिए। उस रात मैंने शीशे में देखा। मेरे चेहरे पर झुर्रियां पहले से ज्यादा थीं, लेकिन गालों पर रौनक थी। मैंने थॉमस को, बिल्ली को और खुद को शुभरात्रि कहा। सालों बाद मैं बिना रोए सोई। अब मैं जानती थी कि शायद किस्मत वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। शायद ये छोटी सी दस्तक, जोरदार हंसी और बेतरतीब चित्रों के रूप में आती है। शायद यह उन लोगों के रूप में आती है जो तब पहुंचते हैं जब आपने गायब होने का फैसला कर लिया हो।